Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. Today I am telling you about discuss the task associated with identifying and selecting competent employees. हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी बंदे हायर करने हैं, वो किस तरह के होने चाहिए, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है? हम उन्हें किस तरह जज करेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए करेंगे। The first phase of the HRM process involves 3 tasks. फर्स्ट फेज के अंदर कितने टास्क आ रहे हैं? 3 टास्क. नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, नंबर 2 रिक्रूटमेंट एंड डिक्रूटमेंट, ठीक है, एंड नंबर 3 सिलेक्शन. अब फर्स्ट हमारे पास क्या था? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is the process by which managers ensure that they have the right number and kinds of capable people in the right places at the right times. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जैक्ट बंदे तलाश करेगा जो उस जॉब को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, वो इस काबिल हैं, ठीक है? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक पूरा प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? जिसके अंदर मैनेजर्स कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करता है, ठीक है? और वो पीपल, वो एम्प्लॉयज़ राइट प्लेस और राइट टाइम पे होते हैं. Through planning, organizations avoid sudden people shortages and surpluses. प्लानिंग के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के शॉर्टेजेस और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो जाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सब पर कंट्रोल कर लेती है. करंट असेसमेंट क्या है? मैनेजर्स बिगिन एचआर प्लानिंग बाय इन्वेंटराइंग करंट एम्प्लॉयज़. दिस इन्वेंटरी यूजुअली इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉयज़ सच एज नेम, एजुकेशन, ट्रेनिंग, prior employment, languages spoken, special capabilities and specialized skills. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जो भी एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे उनको हमने जज करना है ना. मैनेजर्स एचआर प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले एम्प्लॉयज़ की एक फहरिस्त तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लॉय की सारी स्किल्स मेंशन होती हैं, उसका बायोडाटा, ठीक है, वो किस चीज़ में महारत रखता है, कौन से काम अच्छे कर सकता है, ये सारी चीज़ें उस इन्वेंट्री के अंदर मेंशन होती हैं. इस फहरिस्त के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में उसका नाम आ जाता है, उसकी तालीम, उसकी ट्रेनिंग, ठीक है, उसकी एम्प्लॉयमेंट, वो कहाँ कहाँ कर चुका है और उसके पास कौन कौन सा एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो, और उसके पास कौन सी ऐसी ख़ास महारत है जिसकी बिना पे हम उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय की प्रोफाइल में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं. सोफिस्टिकेटेड डाटाबेसेस मेक गेटिंग एंड कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन क्वाइट ईजी. सोफिस्टिकेटेड डाटाबेसेस के थ्रू हम लोग इन इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं. सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? जदीद तरीन ज़राए, जदीद तरीन डाटाबेसेस के थ्रू हम लोग इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं. फ्यूचर में हम लोग एचआर की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? फ्यूचर एचआर नीड्स are determined by the organization's missions, goals and strategies. ठीक है, हमारी जो भी लाहे अमल है, जो भी हमारा मिशन है, जो भी गोल है, उससे हमारी एचआर की फ्यूचर नीड्स का पता चलेगा, ठीक है? जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है हम लोग फ्यूचर में भी उसी चीज़ को लेके चलेंगे. हो सकता है कि जो भी प्रोजेक्ट हम लोग अभी कर रहे हैं मुस्तकबिल में वो ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हम लोगों को डील करना पड़े, तो इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा चाहिए होंगे. सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स बढ़ती और कम होती रहती हैं, ठीक. Demand for employees result from demand for the organization's products or services. ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते हुए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की डिमांड का अंदाज़ा लगाएंगे.
सो डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. फॉर इंस्टांस, कॉर्निंग्स एक्सपेंशन इनटू डेवलपिंग कंट्रीज वाज स्लोड बाय द लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज. डेवलपिंग कंट्रीज की कॉर्निंग्स एक्सपेंशन जो है वो स्लो हो जाती है बिकॉज एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में उतना नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत एम्प्लॉयज से पूरी होती है ना. एम्प्लॉयज होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट है उसको वक्त पे तैयार करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फर्दर आगे डिलीवर कर सकेगी. तो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयज हायर किया, उसे जज ही नहीं किया वो कोई काम परफॉर्म कर भी सकता है या नहीं कर सकता, बगैर जज किए उसे हायर कर लिया है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है. ठीक है, हमें क्वालिफाइड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर करने हैं ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए. To continue its growth strategy, it had to plan how to find those employees. To continue its growth strategy, it had to plan how to find those qualified employees. Growth strategy को continue रखने के लिए हमें qualified employees को hire करना होगा organization के लिए. तो qualified employees को hire करने के लिए organization को planning करनी पड़ेगी. ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, फिर उस प्लानिंग पर अमल भी करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हायर किए जा सकें. आफ्टर एक्सेसिंग बोथ करंट कैपेबिलिटीज एंड फ्यूचर नीड्स, मैनेजर कैन एस्टिमेट एरियाज इन विच द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अंडर स्टाफ्ड एंड ओवर स्टाफ्ड. करंट कैपेबिलिटीज और फ्यूचर नीड्स को एक्सेस करने के बाद मैनेजर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत है यानी ओवर स्टाफ्ड है, और कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कम एम्प्लॉयज की जरूरत है यानी अंडर स्टाफ्ड है. ठीक है, सो एचआर के डिपार्टमेंट में मैनेजर के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होता है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को हायर करना है, उनके हायरिंग का एक कंप्लीट प्रोसेस उसके कंधों पर होता है. ठीक है, उसको इस सारे के लिए तैयार रहना होता है. Then they are ready to proceed to the next step in the HRM process. So ये है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के 2 प्रोसेस. तो इसके अंदर नेक्स्ट टास्क कौन सा है? रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब. रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, उन्हें तलाश करेंगे और फिर उसके बाद हायर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए. रिक्रूटमेंट डेफिनेशन इंक्लूड्स द इंटायर हायरिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जब हम हायर करते हैं तो उनके लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से पहले टेस्ट लेते हैं, टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करना होता है. तो ये सारा का सारा हायरिंग प्रोसेस जो है वो रिक्रूटमेंट के अंदर आता है. ठीक है, रिक्रूटमेंट इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करता है. फ्रॉम इंसेप्शन टू द इंडिविजुअल्स रिक्रूट्स इंटीग्रेशन इनटू द कंपनी. स्टार्ट से लेकर एंड तक ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये रिक्रूटमेंट के अंदर आता है. An example of recruitment is the efforts made by military forces at high schools and colleges to try to get students to enlist. फोर्सेस को ज्वाइन करने का एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसीजर है. पहले आप लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट का इंतजार करते हैं. जैसे ही जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती है आप लोग उस पर अप्लाई करते हैं. आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है, उस स्पेसिफिक डेट पे आप लोग एक स्पेसिफिक सेंटर पे आप जाके टेस्ट देते हैं. अगर आप लोग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है. ठीक है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, देन आप लोग उसके लिए सिलेक्ट होते हैं और मिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं. ये टेस्ट हाई स्कूल लेवल पर भी होते हैं और कॉलेजेस लेवल पर भी होते हैं. रिक्रूटमेंट के अंदर बेसिकली हायरिंग का कंप्लीट प्रोसेस आता है. जब भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज को हायर करना है तो हायरिंग का एक पूरा प्रोसेस है. किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. ठीक है, डिक्रूटमेंट क्या है? द अप्रोच टू कंट्रोलिंग लेबर सप्लाई इन डिक्रूटमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर सप्लाई को कंट्रोल करना डिक्रूटमेंट है. ठीक है, यानी अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा हो गए और हमें उनकी जरूरत नहीं है तो उन्हें निकालना. सो ये प्रोसेस आता है डिक्रूटमेंट के अंदर. It is the process by which an organization reduce its workforce.
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्क फोर्स को यानी अपने अमले में से कुछ एम्प्लॉयज को रखता है, कुछ को निकाल देता है जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट अ प्लीजेंट टास्क फॉर एनी मैनेजर। ये किसी भी मैनेजर के लिए एक प्लीजेंट टास्क नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है ऑर्गेनाइजेशन ज़ाहिर-सी बात है मैनेजर एक बंदे को हायर करता है, एक टाइम स्पेंड करता है वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के साथ, कोलीग्स के साथ। सो मैनेजर के लिए उस एम्प्लॉय को निकालना थोड़ा टफ प्रोसेस होगा और अनप्लीजेंट टास्क यहाँ पर कहा गया है। Although employees can be fired, other choices may be better. एम्प्लॉयज को निकाला जा सकता है लेकिन इसके अलावा भी चॉइसेस हैं जो कि ज़्यादा अच्छी हैं। However, no matter how you do it, it's never easy to reduce an organization's workforce. ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को रिड्यूस करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। हमें चुन-चुन कर एम्प्लॉइज़ को निकालना होगा। कहीं गलती से ऑर्गेनाइजेशन का जो अच्छे वाला बंदा है, जो कैपेबल बंदा है, जो एबिलिटी रखता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे और हम लोग कोई भी गलत प्रोसेस के ज़रिए उसको ना निकाल दें। सो ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है जो कि मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिक्रूटिंग के सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ-कहाँ से हम लोग एम्प्लॉय को फाइंड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल ऑडियंस को टारगेट करना इंटरनेट के थ्रू बहुत आसान हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करती है अपनी जॉब्स की और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर करती है। जब वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू करती है तो वहाँ का जो यूज़र है वो उसको चेक करेगा, अगर वो इसके लिए एलिजिबल होगा तो वो अप्लाई कर देगा। इंटरनेट का एडवांटेज क्या है रिक्रूटिंग सोर्सेज के अंदर? रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कैन गेट इमीडिएट फीडबैक। ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और जो है वो उसे जल्दी फीडबैक मिल सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? जनरेट मैनी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते, आप कहते हो चलो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर लेते हो। तो इस तरह बहुत से लोग भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसकी एडवर्टाइज़मेंट को पूरा नहीं पढ़ते, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी अप्लाई कर लेते हैं जॉब के लिए। तो इस तरह बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी उसके अंदर शामिल हो रहे होते हैं। रिक्रूटिंग का दूसरा सोर्स क्या है? एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय अपने जानने वाले बंदों के साथ ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स डिस्कस करेगा। सो उसके थ्रू जो भी बंदे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे वो एम्प्लॉय रेफरल होगा, यानी एम्प्लॉय के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, सो वो एम्प्लॉय के रेफरल से आए हैं। Knowledge about the organization provided by current employee can generate strong candidates because a good referral reflects on the recommender. एक एम्प्लॉय जो कि पहले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, उसे सारा नॉलेज है ना कि किस तरह का काम है, किस तरह के लोग चाहिए होंगे इस काम को परफॉर्म करने के लिए। सो वो जो है ऐसे ही बंदों के साथ उन जॉब्स को शेयर करेगा जो कि उसके लिए एलिजिबल होंगे। सो जब एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा। एम्प्लॉय रेफरल का डिसएडवांटेज क्या है? मे नॉट इंक्रीज द डाइवर्सिटी एंड मिक्स ऑफ एम्प्लॉयज। इससे मुलाजमीन के दरमियान जो भी इख्तलाफ है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहे हैं तो इसमें इजाफा नहीं होता। रेटिंग का तीसरा सोर्स है कंपनी वेबसाइट। आजकल हर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी की अपनी वेबसाइट होती है। वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की सारी मालूमात उन वेबसाइट से शेयर करती है। तो ये वेबसाइट कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए किस तरह इस्तेमाल करती है? वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी टारगेट टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। इससे बहुत ज़्यादा वसी तकसीम होती है और आप लोग स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि एलिजिबल बंदे ही अप्लाई करेंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है? जनरेट्स मैनी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी शामिल हो जाते हैं, जिस तरह इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड शामिल हो रहे थे।
रिक्रूटिंग का फोर्थ सोर्स है कॉलेज रिक्रूटिंग। कॉलेज के थ्रू भी हम लोग एम्प्लॉयज को भर्ती करवा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? लार्ज सेंट्रलाइज्ड बॉडी ऑफ कैंडिडेट्स, वारों की बड़ी मरकजी तंजीम है कॉलेज। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज के एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहे होते, सो वो किसी भी कंपनी के अंदर पार्ट टाइम जॉब को प्रेफर करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को इसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ से कैपेबल बंदे आते हैं, ठीक है? कैपेबल स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपने आप को प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि वो भी कुछ करके दिखा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड टू एंट्री लेवल पोजीशंस। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स उन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एक महदूद सतह तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हैं, बिकॉज अभी उनके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है कि वो बड़े लेवल के लिए काम कर सकें। सो वो छोटे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। रिक्रूटिंग का नंबर 5th सोर्स है प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स। इंडस्ट्री की ज़रूरियात और चैलेंजेस को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा अमल है और इनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? लिटिल कमिटमेंट टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कमिटमेंट का थोड़ा इशू आ सकता है, लिटिल कमिटमेंट हो सकती है। अब डिक्रूटमेंट के ऑप्शंस कौन से हैं? सो मैनेजर किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से वर्क फोर्स को कम कर सकता है? नंबर 1, फायरिंग, ठीक है? उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना। परमानेंट इनवॉलंटरी टर्मिनेशन, मुस्तकिल तौर पर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से निकाल देना। टेम्पोरेरी इनवॉलंटरी टर्मिनेशन मे लास्ट ओनली अ फ्यू डेज और एक्सटेंड टू ईयर्स। हम लोग थोड़े अरसे के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। हमें उनकी जब दोबारा ज़रूरत होगी तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें हायर कर लेंगे और ये जो टाइम पीरियड है ये फ्यू डेज भी हो सकते हैं और कुछ साल भी हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? एट्रिशन, not fillings not fillings opening created by voluntary resignations or normal retirements। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से खुद ही इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन दोबारा सीट्स ओपन नहीं करती। सो इस तरह भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स कम हो सकती है। Number 4, transfers. Moving employees either laterally or downward usually does not reduce cost but can reduce intra-organizational supply demands imbalance। एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह अगर मुंतकिल कर दें तब भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सो इससे हमारी कॉस्ट तो कम नहीं होती लेकिन बैनुल अक़वामी तंजीम की जो फराहमी की तलब है उसको बैलेंस किया जा सकता है। Number 5, reduced work week. Having employees work fewer hours per week, share jobs to perform their jobs on a part-time basis. हम लोग एम्प्लॉय के काम के घंटे जो हैं उसको कम कर सकते हैं, यानी वो एक हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करेंगे। उनकी जॉब्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ वो अपनी जॉब को पार्ट टाइम बेसिस पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्ली रिटायरमेंट, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू ओल्डर एंड मोर सीनियर एम्प्लॉयज फॉर रिटायरिंग बिफोर देयर नॉर्मल रिटायरमेंट डेट। ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयज जो कि बूढ़े हो चुके हैं, अब वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, उनका नॉलेज भी पुराना हो रहा है बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है उन्हें नई चीज़ों के बारे में तो नहीं पता, सो वो नए तरीक़ों से तो काम नहीं कर सकते और ऑर्गेनाइजेशन को तो अपने अंदर चेंज लाना होगा वरना वो आगे तरक्की नहीं कर सकती। सो ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी रिटायरमेंट डेट से पहले ही रिटायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जॉब शेयरिंग, हैविंग एम्प्लॉयज शेयर वन फुल टाइम पोजीशन। हम लोग एम्प्लॉयज की फुल टाइम पोजीशन को भी शेयर कर सकते हैं। सो ये है डिक्रूटमेंट के ऑप्शंस। ठीक है, मैनेजर इस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स को कम कर सकता है। And don't forget to subscribe this channel for more interesting management lecture. Happy learning and thanks for watching.